हेलो एवरीवन, दिस इज पिकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कल जो पढ़े थे उसकी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कल जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या क्या चीज पढ़े थे। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ था, बट क्या क्या चीज अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है, वो चीज जो है मैं आपको बताता हूँ। और वो चीज लास्ट में हम लोग जो दो टॉपिक पढ़े थे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और एक ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये जो कंसेप्ट पढ़े थे, कंसेप्ट में ये अंग्रेजी लिखा हुआ था, दो चार लाइन डेफिनेशन था। अगर वो नहीं भी समझ में आया है ना तो दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको से क्वेश्चन 100% बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बस वो तो मैं बता दिया इसलिए ताकि जो है लिमिट का इनिशिएटिव स्टेप जो है आपको समझ में आए, ठीक। बस क्योंकि स्टार्टिंग था ना तो थोड़ा सा ये सब इंट्रोडक्शन जरूरी है, और वो सारे चीज इंट्रोडक्शन के ही अंदर आ जाता है, ऐसा कहो। तो लास्ट क्लास से हम लोग को मतलब क्या क्या सीखना है वो चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ ना। तो अच्छा, एक ऐसा काम कर ले क्या कि हर बार क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्लास से हमको क्या क्या चीज सीखना है, नहीं वो चीज मैं यहाँ लिख दूं, मतलब समराइज वे में, समरी ऑफ लास्ट क्लास करके एक टॉपिक शुरू में, मतलब क्लास के स्टार्टिंग में ही हम लोग ये चीज एक कर लें, समरी ऑफ लास्ट क्लास। मतलब लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको एक समराइज वे में 2-4 मिनट में जो है पढ़ ले तो ज्यादा सही रहेगा ना। तो वो कर लेते हैं, है ना, वो कर लेते हैं। और ये हर बार करेंगे, आगे भी करेंगे। आज जो पढ़ेंगे उसको कल के लेक्चर में समराइज कर देंगे, क्या क्या चीज याद रखना है, वही 2-4 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आइए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, SUMMARY, यही होता है ना स्पेलिंग, समरी ऑफ लास्ट क्लास, लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास की समरी ये है, देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखिए, शुरू में मैंने जो बताया था कि लिमिट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट में जो 4 लाइन लिखा हुआ था, डेफिनेशन लिखा हुआ था, वो सब चीज जरूरी बहुत ज्यादा नहीं है। पता है तो बहुत बढ़िया, वैसे मैंने आपको बताया था, पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात एज सच है नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको सीखना है लास्ट क्लास से, वो सीखना है LHL एंड RHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड सेकेंड इज राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दो चीज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LHL लिखते हैं, मतलब LHL वही लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक। अच्छा, अगर कोई फंक्शन fx है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन fx है, मैं बोलूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, क्या बोलूं मैं, एक स्टेटमेंट बोलता हूं, लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a पर लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a इज l, इज l। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो स्टेटमेंट इतना बड़ा लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो इस चीज को है, इस चीज को हम लोग क्या लिख देंगे, इस चीज को लिख देंगे ऐसे, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx और x इक्वल्स टू a पर, तो x टेंड्स टू a लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू तो होगा, ये तो कह रहा है कि x बराबर a पर लिमिट, और लिमिट कहने का मतलब यही होता है कि x टेंड्स टू a। जिस पॉइंट पर लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है ना कि x बराबर a पर लिमिट निकालना है, मतलब लिमिट कहने का मतलब कि आस पड़ोस वाला, ठीक, आस पड़ोस पर वैल्यू, आस पड़ोस मतलब वही नेबरहुड पर वैल्यू, और नेबरहुड मतलब वही x टेंड्स टू a, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a पर लिमिट कहने का मतलब वही हुआ कि x टेंडिंग टू a, मतलब a के इर्द गिर्द, मतलब a माइनस पर और a प्लस पर लिमिट की बात कहा जा रहा है, और इसका वैल्यू हो जाता है क्या, l, ये हो गया इसका मतलब, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू a इज l। तो इस बात को, ये पूरा स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे,
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छा, अब यहां से जो है हम लोग ये एल आता कैसे है, तो एल एच एल और आर एच एल निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एल एच एल, और दूसरा क्या निकालते हैं, आर एच एल। तो एल एच एल जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, देखो ध्यान से, ये क्या होता है, ये x टेंडिंग टू a का मतलब मैंने समझाया था आपको कि x टेंडिंग टू a का मतलब क्या होता है भाई, इसका दो मतलब होता है कि x टेंड्स टू a माइनस, और इसका मतलब होता है x टेंड्स टू a प्लस। समझ में आया? मतलब कि ये जो फंक्शन का इनपुट है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी फिक्स वैल्यू, किसी सर्टेन वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है, और ये इनपुट जो है फंक्शन का वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है। समझ में आया? ये होता है इसका मतलब। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो वो जो लिमिट आएगा ना, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। इस फंक्शन का अगर a माइनस पर लिमिट निकालेंगे तो उसको LHL बोलते हैं। और इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं आप, इतना बड़ा अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए a माइनस। समझ में आया? a माइनस, x के जगह पर a माइनस लिखने का मतलब वही होता है कि a माइनस मतलब a से जस्ट पहले, a से जस्ट पहले, जैसे यहाँ पर a है तो जस्ट पहले वाला पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, वही तो लिमिटिंग वैल्यू होता है ना फंक्शन का। समझ में आया? तो इसी चीज को LHL को चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। अगर इसका वैल्यू एल आता है, इसका वैल्यू मान लो कि एल आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, LHL बोलते हैं। ठीक हो गया? और RHL क्या होता है, ये तो LHL हुआ, और RHL क्या होता है भाई, RHL, RHL क्या होता है, RHL होता है, ऐसे लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था कि a माइनस का मतलब क्या होता है, a माइनस का मतलब क्या होता है, a माइनस h, बोलो हाँ या ना, और a प्लस का मतलब क्या होता है, a प्लस h, बोलो, ये बात बताया था क्या? तो इसको और भी एक तरीका से लिख सकते हैं, f ऑफ क्या, f ऑफ a माइनस h, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका वैल्यू मान लेते हैं कि l आया है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको RHL को क्या लिखेंगे, a प्लस यहाँ लिख देंगे, और f ऑफ x, इसी चीज को कैसे एक और तरीका से लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस। ये बेसिकली अलग अलग नोटेशंस है यार, सबका मतलब एक ही होता है, f ऑफ a माइनस h लिखा हुआ है, इसका मतलब LHL है, इसका भी मतलब LHL, इसका भी मतलब LHL। ठीक है, अगर इसका वैल्यू l आता है, और RHL का मतलब क्या है, ये a प्लस या फिर f ऑफ a प्लस h लिख सकते हैं इसको, और इसका भी वैल्यू अगर l आएगा ना, अगर इन दोनों का वैल्यू क्या आता है, l आता है, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और यही एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता है। ठीक, अभी हम बताते हैं उसको। तो ये समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का, उसको दिखाने का अलग अलग बेसिकली तरीके होते हैं, वो चीज आपको आना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये समझ में आ गया ना, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज एल। अगर आपको से पूछेगा फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर ऐसा पूछेगा तो इसका मतलब कि ये पूछ रहा है ना, पूछेगा फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। समझ में आया? बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं भाई कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बोलिए, इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ fx, दैट्स इट, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो ये बात आप लिख लेना कॉपी में। देखिएगा थोड़ा सा एक चीज और, जैसे स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना जरूरी है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम जब आप करोगे ना, तो उसके अंदर लैंग्वेज ही बना देता है, कुछ ना कुछ बोल देता है, वही नहीं समझ में आता है। तो कितने तरीकों से जैसे इसको कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो चीज मैं सिखा रहा हूँ आपको बेसिकली। तो ये समझ में आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू क्या, a माइनस f ऑफ x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a माइनस लिख सकते हैं, और इट इज ऑल्सो रिटन एज a माइनस h। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, इसको और कैसे लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज f ऑफ a प्लस, एंड इट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज f ऑफ a प्लस h। ओके, समझ में आया? और मान लो कि इसका वैल्यू जो है l आता है, एंड इसका वैल्यू m आता है, ये कैसे कैसे लिखा जाता है वो तो समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं हम। मान लो कि इसका वैल्यू l है, LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू m है, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ते हैं
इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि एज एक्स गेट्स क्लोजर टू ए, एक्स गेट्स क्लोजर टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, किधर से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू ए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन फंक्शन ना, फंक्शन मतलब ये एफ जो है, फंक्शन गेट्स क्लोजर टू क्या, एल। ठीक है, अगर ये एक्स जो है मतलब फंक्शन का इनपुट ए को अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन द फंक्शन गेट्स क्लोजर टू एल, मतलब ये फंक्शन क्या है, किसको अप्रोच करता है, एल को अप्रोच करता है। ठीक है, जहां पर यहां लिख सकते हो कि ए नॉट एक्स नॉट इक्वल टू ए है, एक्स नॉट इक्वल टू ए मतलब एक्स बराबर ए पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखो, ऐसे ग्राफ से ही समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो कि पॉइंट ए है और ग्राफ कुछ ऐसे है, और ये है ए और इसका है ये, तो ये एल है। तो अगर हम इधर से अप्रोच करते हैं ए को, तो ये जो वैल्यू है ना वो एल मिलता है, ये ए फिक्स है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो समझ में आया। इसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर होल मैं बना रहा हूँ ना, ए पर होल है, मतलब अगर हम पूछें, ये पॉइंट एल है और ये पॉइंट एम है, अगर हम पूछे कि एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए का वैल्यू, तो नॉट डिफाइंड बोलोगे, नॉट डिफाइंड मतलब वैल्यू पता नहीं है। ठीक, और उसी तरह यहाँ देखिएगा, राइट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ मिलेगा, एम मिलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम। तो वही चीज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एज एक्स गेट्स क्लोजर टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड ना, राइट हैंड साइड, देन द फंक्शन गेट्स क्लोजर टू क्या, एम। तो फिर से एक्स नॉट इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं, एक्स बराबर ए नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो ये चीज मैंने आपको कल बताया था, ठीक हो गया। ये ये ध्यान होना चाहिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये सब चीज आप लिख लिया करो, नहीं जरूरी है, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह ट्रीट करिए इसको और पढ़ते चलिए। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट अपने को सीखना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, इफ, क्या बोले थे, इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ना, इक्वल टू फाइनाइट, कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए, देन हम क्या कहते हैं, देन लिमिट एग्जिस्ट बोल देते हैं। तब हम क्या बोल देते हैं, देन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ द फंक्शन अच्छा एल एच एल आर एच एल निकालेंगे तो किसी न किसी पॉइंट पर निकालेंगे भाई। तो मान लेते हैं कि हम फंक्शन का लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए पर बात कर रहे हैं, समझ में आया। और इसका वैल्यू हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ई एक्स आई एस टी, एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट तभी करेगा, इसके दोनों पार्ट निकालेंगे, इसका एक पार्ट होता है एलएचएल और इसका दूसरा पार्ट होता है आरएचएल। तो एलएचएल ये, आरएचएल ये, अगर दोनों निकाले और दोनों फाइनाइट नंबर के बराबर आ गया, देन हम क्या बोलेंगे, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ एक्स यहां लिख दीजिए एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट, समझ में आया। देन ये फाइनाइट है, देन हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक्स बराबर ए पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, समझ में आया, एग्जिस्ट, समझ में आया, ये होता है।
और वो बराबर किसके होगा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट किया तो क्या आखिर लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, क्या आएगा। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए हमने बताया था आपको कि इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू सपोज एल आता है, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू a एफ एक्स। अब पहला बात कि अगर एल एच एल आर एच एल बराबर आया और एक फाइनाइट नंबर के बराबर आया तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिमिट बराबर किसके होगा, तो वो बराबर होगा इसी एल के बराबर, जो वैल्यू एल एच एल और आर एच एल दोनों दे रहे हैं वही वैल्यू के बराबर उस फंक्शन का लिमिट हो जाएगा। ये भी बात मैंने बताया था, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को कैसे बोल सकते हैं, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ एफ ऑफ ए माइनस, देखो ध्यान से एल एच एल का मतलब ए माइनस, सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, अलग अलग नोटेशन है ना यार, इसको a माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर आर एच एल को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, देन हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, ये हो जाएगा। और कैसे लिखेंगे, इफ एफ ऑफ ए माइनस, अगर इतना ऐसे नहीं लिखना चाहते हो इतना गंदा, एल एच एल को सिंपली ऐसे लिख दो, इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ऐसे लिख दो, और इक्वल टू अगर सेम वैल्यू देता है तब हम क्या बोल देंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल आएगा, ठीक। और इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, इफ एफ ऑफ ए माइनस एच, देखो ए माइनस एच रख सकते हैं ना, ए माइनस के बजाय एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एल, तब पर भी हम क्या बोल देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। बताइए ये समझ में आया क्या, ये समझ में आना चाहिए। मैं इतना बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम लिमिट पढ़े थे ना, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम लिमिट पढ़ा था तो बुक के अंदर कभी ऐसे दिखता था, कभी ए के हटा के ए माइनस लिख देता था, कभी फंक्शन के अंदर कभी ऐसे लिख देता था, तो हमको कुछ पता ही नहीं पड़ता था कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को उतना अच्छा से बताया नहीं गया था ना, कंसेप्ट उतना बढ़िया से क्लियर नहीं किया गया था। तो मैं अगर स्टार्टिंग में आपको टाइम दे करके और आप भी अपना टाइम लगा के अगर स्टार्टिंग में शुरू से कंसेप्ट को बना लेते हो ना, मजबूत कर लेते हो, कंसेप्ट को तगड़ा कर लेते हो, तो आगे फिर क्वेश्चन ही करना है यार, क्वेश्चन खटाखट होंगे, चाहे किसी भी तरीका से कहीं भी बुक में भी बना के देगा ना क्वेश्चन, तो हमको उसका सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन तो ठीक है, पहला बात की बन नहीं रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसा बात हो गया यार, सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो फिर तो दिक्कत है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से नहीं समझाया गया है, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझाया गया होता तो बुक में जो भी सॉल्यूशन दिया है वो आपको समझ में आता, ऑब्वियसली आता। तो अब मेरे ख्याल से ये सब इतना रिवीजन करके कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। आइए अब आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया अभी तक का हमारा रिवीजन, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। कितना टाइम लगा रिवीजन करने में, अरे यार काफी अच्छा खासा टाइम लगा। अच्छा कोई नहीं, हर बार नहीं लगेगा इतना, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा फास्ट करके देख लिया करो ना, यूट्यूब में तो ये सुविधा है ही, आप अपने हिसाब से वीडियो को फास्ट और स्लो कर सकते हो, तो कर लो फास्ट। देखिएगा, अब आज का जो हमने पहला टॉपिक पढ़ना है, दैट टॉपिक इज, पहला टॉपिक, आज का पहला टॉपिक क्या है भाई, पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स थ्रू ग्राफ। ग्राफ से हम लोग समझेंगे ये लिमिट क्या होता है ना, लिमिट अगर ग्राफ दिया रहेगा तो हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कुछ नमूना आपको पेश करते हैं और समझाते हैं उससे कि कैसे होगा, चीजें कैसे सॉल्व की जाती है ग्राफ से। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक हो गया।
और यहाँ है सपोज 1, इधर कहीं है 2, इधर कहीं है 3, ये ऑब्वियसली 0 है, इधर कहीं 4 एंड सो ऑन, इधर -1, इधर है 1, इधर है 2, इधर है 3, 4 एंड सो ऑन, इधर -1। इस तरह से है ये, ठीक। और आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, थ्री के सामने है ये जो होल दिख रहा है ना वो x=3 पर है, ठीक। ये जो ग्राफ है ना fx का है, यहाँ ग्राफ है fx का। अब बोलना कि ये fx का है तो ये किसका है, ये भी fx का है यार। जैसे ये जो फंक्शन है वो ब्रेक हुआ है तो फंक्शन का जैसे कुछ पोर्शन इसके इधर है, थ्री से इधर, कुछ थ्री से पीछे, ये पूरा जो ये पॉइंट दिख रहा है ये पूरा पार्ट जो है ना वो fx का ही पार्ट है, ठीक है। समझ में आया। ये मत बोलना कि ये fx का है तो ये किसी और फंक्शन का है, नहीं, पूरा एक ही फंक्शन का अलग अलग पार्ट्स है। ऐसा थोड़ी कि हर फंक्शन एकदम यहाँ से इधर तक पूरा हर जगह मिलेगा ही, हर जगह नहीं ना मिलता है। तो बताइए ये चीज है, तो ये किसी फंक्शन fx का ग्राफ दिया हुआ है और आपको से क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन ये किया गया है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x=3, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x=3, ये क्या होगा, ठीक। आपको से ये भी पूछा गया है एंड, ये पूछा गया है इतना, एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x=3, ठीक, ये पूछा है। अच्छा ये जो हमने ये चीज लिखे है यहाँ, ये वाला जो लिखा है ना, इसको ऐसे भी वो लैंग्वेज में पूछ सकता था कि फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x=3। अभी मैंने बताया ना, फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x=3, इसका मतलब यही चीज पूछा जा रहा है। ध्यान दो, अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसके बराबर ये लिखा था, तो आना चाहिए, ठीक है ना। बताइए ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक। एक और मैं बनाता हूं, आप इस पे तब तक अपना दिमाग लगाओ, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, नहीं, देखो यार, जब मैं अपना वीडियो खुद देखता हूं ना तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मुझे आता है। मेरे ख्याल से आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, हम भी ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं। अभी मैं ग्रेजुएशन पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर, तो मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ। तो वहाँ मेरे सर भी बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई ऐसा नहीं कि मुझे स्लो लगता है, स्लो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो भी मेरे ही जैसा, जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ वो भी धीरे धीरे ही पढ़ाते हैं। तो मुझे वो स्लो नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि वो चीज हमको नहीं आता है ना, इसीलिए हमको स्लो नहीं लगता है। और मेरे ख्याल से अगर ये चीज आपको नहीं आ रहा होगा तो स्लो नहीं लग रहा होगा। अगर फिर भी स्लो लग रहा है, अगर सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है और स्लो लग रहा है, तो थोड़ा सा फास्ट कर लिया करो, ठीक है। मैं जब अपना वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार काफी स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्लो मुझे लगता है ना, क्या पता कि जो अभी स्टार्ट किया है, जस्ट 10th पास करके 11th में आया है, उसको सब कुछ ये सब पहले से कुछ आता नहीं है, तो एकदम से पहला बार पढ़ना है तो सब कुछ समझ में आएगा। फास्ट पढ़ा देंगे तो पता चलेगा कि सब आधा ऊपर से चल गया, समझ में आया। तो सबको ध्यान में रखना है, इसीलिए अगर कुछ लोग पढ़े हुए हैं, ये पहले से पढ़ के रखे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लिया करिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान देना। अब इसमें मत बोलना कि फास्ट करो स्लो करो, ऐसा नहीं होगा कभी, समझ में आया ना, तो ये ध्यान रहे।
ये चीज है, इसमें भी बताना है, यहाँ बताना है, यहाँ एग्जिस्टेंस वही बताना है। अगर 2 पर लिमिट बताना है, समझ में आया ना, 2 पर बताना है, और इसको यहाँ से ले लीजिए ना, ऐसे है। तो वही बताना है। यहाँ जैसे 3 पर बताना है, तो 3 पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितना होगा, ठीक है, वो सारा चीज आपको बताना है। और ऐसा करते हैं, ये बेसिकली 3 के सामने है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको बताना है किस किस पॉइंट पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ये चारों पॉइंट पर बताना है लिमिट, और लिमिट ऑफ द फंक्शन सब कुछ बताओ। चलो सब कुछ बताना है, पहले ये मैं बता देता हूँ, फिर वो आसानी से बनाएंगे, ठीक है। उसमें मैं लिखता नहीं हूँ, आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 2 पर लिमिट पता करो, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब कुछ बताना है। 2 पर फंक्शन का भी वैल्यू पता करो कि फंक्शन का वैल्यू क्या रहा है। ये मान लीजिए कि ये फंक्शन जी है, ये फंक्शन क्या है, जी है, तो इस जी का लिमिट पता करिए। 2 पर, 3 पर भी, 3 पर नहीं पता करना है, क्या कर सकते हो, 3 पर भी करना है, 4 पर भी करना है, और सब कुछ बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। नहीं समझ में आया कि नहीं आया। 5 पर बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितना आएगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा 5 पर, सब कुछ एवरीथिंग। इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं, 3 पर ऐसे होल्ड करके और 1 पर ऐसे क्लोज कर देते हैं, ये सब कुछ बताना है ना। देखिएगा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिमिट की यहाँ बात करते हैं। लिमिट निकालना है तो पहले एल एच एल निकालना पड़ेगा, आर एच एल निकालना पड़ेगा। लिमिट एल आई एम को कई बार एल टी लिख देते हैं, ठीक है। एल टी का भी मतलब होता है लिमिट, एल आई एम ना लिखने के बजाय एल टी लिख देंगे, एल टी एफ एक्स ऐसे, और यहाँ एक्स टेंड्स टू 3 माइनस ऐसे लिखिए, या फिर इसी चीज को ऐसे लिखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, या एफ ऑफ एक्स, या इसी चीज को एफ ऑफ 3 माइनस लिखिए, अभी बताया ना नोटेशन। तो अब इतना ये सब मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट एफ ऑफ 3 माइनस लिखूंगा, तो आपको चमक जाना चाहिए कि एक्स इक्वल टू 3 पर एल एच एल की बात किया जा रहा है ना, समझ में आया कि नहीं है। तो अगर एल एच एल और आर एच एल बराबर आएगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट का वैल्यू कितना होगा, तो वही एल एच एल आर एच एल के बराबर, ठीक है। तो बताइए, एफ ऑफ 3 माइनस निकालते हैं, मतलब एल एच एल निकालते हैं, ये क्या हो गया एल एच एल, एल एच एल क्या होगा एफ ऑफ 3 माइनस, मतलब 3 से हल्का सा पहले देखिए, 3 से हल्का सा पहले देखिएगा तो क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 है कि नहीं है, मतलब एल एच एल क्या आ गया 2 आ गया। उसी तरह आर एच एल देखिए, आर एच एल क्या है एफ ऑफ 3 प्लस, 3 प्लस मतलब राइट हैंड साइड से देखिए, तो राइट हैंड साइड से देखिएगा तो यहाँ तो 2 पर तो ग्राफ नहीं है, कहाँ है, एक ही दूरी 4 पर ग्राफ है, समझ में आया कि नहीं आया। आर एच एल का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिखेंगे कि सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई का मतलब वही हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रहेगा। अच्छा, एक चीज और पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स 3, मतलब x बराबर 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं, f के अंदर 3 पुट कर दो, एग्जैक्ट 3, तो 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, ये 3 है, 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 3 है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ देखो ना 2 पर तो होल है, x बराबर 3 पर फंक्शन का वैल्यू 2 पर नहीं मिल रहा है, 4 पर नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये डॉट का मतलब क्या है कि फंक्शन का वैल्यू जो है वो 3 है, समझ में आया। उसी तरह यहाँ 1 पर भी चेक कर सकते हैं, चलिए 1 पर भी चेक कर देते हैं, पहले 1 पर चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ देखिएगा, वन को इधर ले लेते हैं, अगर यहाँ पर 1 है तो ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, ठीक, तो इधर इधर ये वाला वैल्यू मिलेगा, तो ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग होगा, मान लो कि ये 3.5 है, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, 3.5 पर ही कर देते हैं, ठीक, ये 1 है, और अपने को यहाँ ये बीच में 3.5 होगा,
ये 1 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर एलएचएल से करोगे एफ ऑफ 1 माइनस, देखोगे ये क्या है, एलएचएल है, एलएचएल एलएचएल बराबर क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो ये 3.5 आएगा, 3.5 आएगा। अगर आरएचएल देखेंगे तो एफ ऑफ 1 प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये भी कितना कहाँ आएगा, यही आएगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू 3.5 आ गया। मतलब कि लिमिट ऑफ द फंक्शन ए, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स नहीं जी एक्स है ना, यहाँ जी एक्स है, ये जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट किया तो कितना आएगा 3.5, लिमिट ये एलएचएल और आरएचएल के बराबर ही आएगा, तो यहाँ लिमिट मिल गया। अच्छा 1 पर बात हो गया, उसी तरह 2 पर बात करिए, एलएचएल इक्वल टू ये हो गया एट एक्स बराबर 1। अब यहाँ बात करते हैं एट एक्स बराबर 2 पर बात करते हैं। तो 2 पर बताइए एलएचएल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिएगा तो ग्राफ कहाँ मिल रहा है 4 पर, तो एलएचएल का वैल्यू कितना आ गया 4, एंड आरएचएल का वैल्यू कितना आ जाएगा, आरएचएल कितना आएगा, इधर से करिएगा तो ये कहाँ मिल रहा है 2 पर ही ग्राफ मिल रहा है ना, इसका आंसर आ गया 2। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू 2, और यहाँ जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताओ, एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 वही है, 1 पर ग्राफ मिल रहा है ना, यार एफ ऑफ 1 पर तो यहाँ सॉलिड लाइन है ना, होल थोड़ी है, मतलब ये 3.5 ही हो जाएगा, 3.5। ठीक। अच्छा बताइए एफ ऑफ 2 पर बताइए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बताइए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, सेम कलर से सब गंदा हो जा रहा है ना, बताइए 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखिए डॉट यहाँ है ना, ग्राफ में तो डॉट यहाँ है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 की, तो 3 पर देखिए अप्रोच करिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिएगा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिएगा तो ये आएगा ना, मतलब ये 2 के बराबर, तो एलएचएल जो है एलएचएल वो आ गया 2, एंड आरएचएल कितना आएगा, आरएचएल तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करिए, फिर ये सेम कलर हो गया, राइट हैंड साइड से अप्रोच करिएगा तो ये मिलेगा, ये वाला मतलब फिर से 2, तो यहां से क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 बराबर कितना हो गया, gx का लिमिट 3 पर क्या आ गया 2 आ गया। लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है, वो फाइनाइट नंबर है। अरे समझ में आया भाई? ठीक है, तो ये 2 के बराबर आ गया। अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना, एफ ऑफ 3 बताना, तो एफ ऑफ 3 जो है वो 1 के बराबर है, देखिए डॉट यहाँ है ना, तो ये 1 के बराबर है। मान लीजिए कि ये डॉट होता ही नहीं ग्राफ में, तब क्या बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफाइंड, क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? अरे यार 3 पर होल है और कहीं डॉट है ही नहीं, मतलब 3 पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है 3 पर। समझ में आया? यहाँ डॉट था, इसका मतलब कि फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाता है। समझ में आया? अच्छा अब 4 पर चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर बात करते हैं, तो एलएचएल बताइए, एलएचएल 4 पर अप्रोच करिए तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल रहा है 2, आरएचएल राइट साइड से अप्रोच करिए तो आरएचएल पर ग्राफ कहाँ मिल रहा है, ये 3 पर मिल रहा है ना, ये 3 पर मिल रहा है, तो आरएचएल आ गया 3, तो फिर से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एट x इक्वल टू 4, ये gx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा एफ ऑफ 4 बता दीजिए, 4 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, तो 4 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? 4 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 2। अच्छा 5 पर बताइए, एट x इक्वल टू 5, एलएचएल बताइए, एलएचएल क्या है, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करिएगा तो ये कहाँ है ग्राफ, ग्राफ है 3 पर, तो ये 3 आ गया। आरएचएल बताइए, आरएचएल भी कितना है, आरएचएल भी कितना है, आरएचएल भी 3 है, तो ये इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एलएचएल आरएचएल बराबर है और वो फाइनाइट नंबर के बराबर है, 3 के बराबर, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट विल बी कितना, ये gx है इतना इक्वल टू 3 ही आया। अच्छा बताना एफ ऑफ 3 क्या हो, अच्छा 5 ना, 5 है। ठीक, तो एफ ऑफ 5 क्या है, तो 5 पर देख लीजिए यहाँ सॉलिड ग्राफ है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, 3 ही होगा, एफ ऑफ 5 कितना आ गया 3, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 3 है। अरे समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा यार, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए आया ना? तो एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं और फिर हम अगला कंसेप्ट पर बढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा इस वीडियो का। ठीक, या फिर और क्वेश्चन करें क्या? एक क्वेश्चन इसी तरह का मैं ग्राफ वाला आपको दे देता हूं करने के लिए, जो आप कर लेना खुद से, और फिर हम जो है कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगला कंसेप्ट पर बढ़ेंगे।
आज हमने माइक भी चार्ज नहीं किए हैं, तो कब जवाब दे देगा वो पता नहीं, बट कोई नहीं, हम इसको बार बार देखते रहेंगे ऐसे। जब जवाब दे देगा तो वीडियो एंड हो जाएगा, खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, फॉर यू। नंबरिंग कर लेते हैं ना, 0, और ये हो जाएगा सब कुछ 1, और ये हो जाएगा 2, और ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। ठीक हो गया। इधर है कहीं -1, -2। ठीक है ना। अच्छा, ये लाइन एकदम सीधा है ना, ध्यान रहे। अभी टेढ़ा बन रहा है। ठीक, इधर है ये 1 और ये 2, एंड इट इज 3, समझ में आया। और ये है, सॉरी, -1, ये इधर ऐसे, और ये 3 पर जो है ये ग्राफ ब्रेक कर रहा है। 3 पर ग्राफ जो है ना ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ होल कर दिए। और कैसे बना दें, यहाँ पर भी सपोज होल है, और यहाँ पर डॉट है। ऐसे चलिए, ये बात हो गया। ठीक, तो इसको जो है आपने खुद से बना लेना है। ठीक, समझ में आया। ये हम फिर वापस बताएंगे नहीं। ठीक, आपको खुद से बनाते आना चाहिए। लिमिट किस किस पॉइंट पर निकालना है, क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख दूं क्या, चलो क्वेश्चन में लिख ही देता हूं, ऐसा करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड
एंड लिमिट्स एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन फंक्शन एट पॉइंट्स पॉइंट्स x इक्वल्स टू -1 0 1 2 3 4 5 भी है, 6 पर छोड़ दीजिए 7 पर, इन सारे पॉइंट्स पर मतलब ये -1 पर निकालना है, 0 पर निकालना है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे निकालना है, 5 पे निकालना है और ये 7 पे निकालना है। तो ये जो रेड कलर के जितने पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट पर क्या क्या निकालने हैं, लिमिट भी तो निकालना है, और लिमिट निकालने के लिए आपको LHL और RHL निकालना पड़ेगा, ठीक। और LHL RHL निकालोगे, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो वो लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालना है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कर लिया तो फिर आपको समझो कि ग्राफ का क्वेश्चन करते आ गया, सिंपल, समझ में आया? मतलब ग्राफ देख के करते आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क के रूप में। आइए अब हम इसको इरेज करते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े अलग तरह के नमूने पेश करते हैं आपके पास सामने। देखिएगा, लेट क्वेश्चन है, ऐसे ही लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक हो गया, x टेंड्स टू 0 या फिर 2 3 कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, या फिर सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करते हैं, कितना इक्वल्स टू 1, क्या होगा। और लगे हाथ एक और क्वेश्चन लिख के लीजिए, इसी का एक साथी भी होता है, उसका भी 2 पर ही निकाल लीजिए, वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका भी वैल्यू बताइए, ठीक ना। कैसे आएगा, कैसे करें इस तरह के क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं, आपको आता है क्या? नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन अगर आपने पढ़े हैं तो आपको आ रहा होगा, ठीक, और नहीं पढ़े हैं तो फिर तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी बात करें तो इसको सबसे पहले डिनोट करते हैं ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट में x को रख देते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर पूछा जाता है ना, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर के बारे में, तो उसका आंसर वही इंटीजर हो जाता है, ठीक। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, वो वही पॉइंट होता है, समझ में आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, इसका आंसर 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, इसका आंसर -2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, इसका आंसर 0 होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7 तो इसका आंसर -7 होगा, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर कोई इंटीजर्स नहीं आया, पॉइंट में आ गया डेसिमल वाला नंबर, तब तो देखिएगा उसके लिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो आप इसको 1 लिख दोगे। जो भी इंटीजर दिख रहा है ना, पॉइंट के पहले वाला इंटीजर वो लिख देना है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.333333, इस तरह से, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आया? पॉइंट से पहले वाला इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सपोज डाल दिया 9.9999, इस तरह से, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो पॉइंट से पहले है, सिंपली उसको बस, ठीक। और यही निगेटिव वाला पूछ दिया जाए, देखिएगा समझ में आ गया, पॉजिटिव वाला तो समझ में आ गया ना, पॉइंट से पहले उसको लिख दीजिए, दैट्स इट, ठीक। कैसे आता है उस पर नहीं चलते हैं, क्योंकि हम अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा पढ़ाने नहीं बैठे, मैंने आई थिंक कल के लेक्चर में बताया था आपको कि जो भी ये फंक्शन पढ़ना तो पहले जरूरी है ही, लिमिट पढ़ने से पहले फंक्शन आपको आना चाहिए,
वैसे मैंने नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पे, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो मैंने बताया था कि जो भी चीज जरूरत पड़ेगा ना उसको हम यहाँ पर बता देंगे शॉर्ट में, ठीक। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दिया, वैल्यू कैसे कैसे आता है। अब यही चीज अगर निगेटिव डाल देगा, यही -1.7 रहता तो -1.7 रहता तो अच्छा एक और लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3 रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक। अगर -1.7 रहता तो इसका आंसर -2 हो जाता। बस एक और पीछे चल जाना है, -1 है तो और एक पीछे चल जाना है तो -2 मिल जाएगा, ठीक। समझ में आया। पॉजिटिव के केस में तो यहाँ जो है वही पॉइंट के जो पहले लिखा हुआ है उसी को उठा के चिपका दोगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन निगेटिव के केस में बस एक कदम और पीछे चल जाना है, -1 से एक कदम पीछे, -2, ठीक। उसी तरह अगर इसको मैं लगा दिए माइनस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3333 ऐसे लगा दी तो इसका आंसर -3 हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका। और उसी तरह अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.3 पूछ दिया जाए, -0.34 इस तरह का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -0.3 निगेटिव है तो 0 से एक कदम पीछे तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। अगर आपको से पूछ दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9.999 इस तरह से, इसका आंसर -10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट। समझ में आया। तो जरा बताना हमको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस का होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा। 2 माइनस का मतलब कुछ हुआ, 2 माइनस का मतलब हुआ 1.999, बोलो हाँ या ना। 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 2 से छोटा होना चाहिए और 2 के क्लोज होना चाहिए, मतलब 2 के नजदीक होना चाहिए और 2 से छोटा। इसका मतलब यही ना, मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। और यही अगर हम 2 प्लस पूछेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस, तो इसका मतलब क्या, 2.000001, यही ना लिखोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर देखो आपको चमक गया होगा। इसका एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलएचएल, आरएचएल। तो एलएचएल क्या होगा, एलएचएल होगा क्या, ये फंक्शन है ना, ये क्या है, यही तो फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है ना। तो एलएचएल क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस, फंक्शन के अंदर ये लेफ्ट हैंड लिमिट डाल दिए, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो यार, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसे लिखो। तो इससे लिखने के बढ़िया है कि आप डायरेक्ट 2 माइनस यहाँ डाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस, ठीक। तो ये तो क्या होता है, ये तो 1 होता है। समझ में आया, चमका ना। और आरएचएल की अगर बात करें, आरएचएल चलो नीचे लिख देते हैं, आरएचएल, आरएचएल की बात करें वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मतलब कि ये 2 प्लस और ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां दिख रहा है कि सिंस एल एच एल इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ समझ में आएगा कि आया कि नहीं आया। तो क्या किसी भी पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट निकाल लोगे, निकालोगे ना। और एक बात बताऊं, ये 2 पर ही नहीं, किसी भी इंटीजर पर, किसी भी इंटीजर पर आप अगर लिमिट निकालोगे ना तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अभी मैं इसको ग्राफ बना के समझाता हूं, ठीक है, ग्राफ से भी समझेंगे क्योंकि अभी हमारा हेडिंग वही है, टॉपिक वही चल रहा है, अभी टॉपिक हम चेंज नहीं किए, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर ले। आइए, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एक्स को डाल देते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स को डालते हैं तो वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। समझ में आया। ये भी एक फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर सपोज मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बुलाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज है। अब यहां से देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा कि x जो है ना, x कोई ना कोई नंबर है, तो किसी भी नंबर के दो पार्ट होते हैं, किसी भी नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, जैसे देखो ना यार 2 है ना, तो 2 को ही हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.00, समझ आया, या फिर ऐसे लिख दो ना, हाँ ऐसे ही लिख दो 2 प्लस 0.00, ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ही 2 ही हुआ।
समझ में आया? या फिर ऐसे कहो ना, 2 को ऐसे नहीं लिख सकते 2.00, इसका मतलब कि दो पार्ट है, 2 और प्लस 0.00। तो ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट कह लो कि जीरो होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का होता है जीरो। 0.00 का मतलब क्या? जीरो ही। 0.00 का मतलब क्या? जीरो ही ना। समझ में आया? यानी 2 प्लस जीरो, 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस जीरो। तो 2 प्लस जीरो में ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट जो जीरो है, लेकिन इसको पर थोड़ा सा ध्यान डालिएगा। 2.53 लिख दिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.53 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट है इस नंबर का, और ये जो है ना ये फ्रैक्शनल पार्ट है इस नंबर का। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? 2.53 जो है इस नंबर का, ये 2 जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। वही है, इंटीग्रल पार्ट को तो हम ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन ऐसे लिखते हैं, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, तो बताइए ये कोई नंबर है, x है, ये है x, और ये किसका है? इसका ग्रेटेस्ट मेजर। देखो ना, इसका ग्रेटेस्ट मेजर क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। अब समझ में आया? अगर इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर किसी नंबर का अगर ग्रेटेस्ट मेजर निकालना रहता है, इसका ग्रेटेस्ट मेजर निकालना रहता है 2.53, इसका आंसर हम लोग 2 बोल देते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर यही फ्रैक्शनल पार्ट बोलना रहे तो पॉइंट के बाद वाला बोलेंगे। देखो 0.53, ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। उसी तरह अगर अपने से पूछा जाए कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसी नंबर का 2.53 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भाई, तो हम क्या बोलेंगे? 0.53। मतलब ये 2 को हटा के 0 लिख देंगे और पॉइंट के बाद वाला एज इट इज रिपीट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां से ये जो पॉइंट मैंने लिखा ना, इसको लिख लीजिएगा। ये एक तरह से प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखना है। ठीक है, किसी भी नंबर को इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं। देखिएगा, अब हम समझते हैं, जैसे कि उसमें लिखवाया था अभी पॉइंट, तो पहला पॉइंट लिखिएगा। तो किसी भी इंटीजर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, अभी मैंने तुरंत बताया कि 2 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 प्लस जीरो, मतलब ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? जीरो है। फ्रैक्शनल पार्ट जीरो है, तो ये क्या है? ये क्योंकि इंटीजर है ना यार, 2 क्या है? एक इंटीजर है, तो हर एक इंटीजर के केस में फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ही बनने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? वही मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लिखोगे ना तो उसका आंसर जीरो आएगा, इसमें कोई शक नहीं ना। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 का होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 क्या होगा, तो -3 को हम -3 प्लस जीरो नहीं लिख सकते, -3 प्लस जीरो, तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो किसी भी इंटीजर के केस में, किसी भी इंटीजर के केस में उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर हो जाएगा जीरो। कोई भी फ्रैक्शनल, कोई भी इंटीजर ले लो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे 7 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 99, ये ले लिया 999, तो ये क्या है? एक इंटीजर है ना, इंटीजर है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया ना? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो पूछा जाए तब, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो, तो ये भी जीरो होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 पूछा जाए तब, तो ये भी क्या होगा? जीरो ही होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 पूछा जाए तब, इसका भी आंसर जीरो होगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर्स है ना यार। समझ में आया? ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, इसीलिए इनका आंसर हमेशा जीरो आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, देखिएगा दूसरा पॉइंट अगर डेसिमल वाला नंबर डाल देंगे तो सपोज माइनस, ये पहले प्लस वाला लेते हैं ना, 2.31 ऐसे ले लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? ये जीरो कर दो और जीरो पॉइंट के बाद वाला लिख दो, बस ये हो जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सपोज 0.23 है, 0.23 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.23 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी 1 नहीं आएगा, लेकिन 1 कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी 1 आएगा क्या? सोच सकते हो? नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 कैसे आएगा? 1 पर तो जीरो आ रहा है, -1 पर जीरो आ रहा है, 0 पर भी जीरो आ रहा है। समझ में आया? तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जो है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा या बराबर आएगा, और 1 से हमेशा छोटा आएगा, लेकिन 1 के बराबर नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है।
हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है। 0 हो सकता है, देखो 0 आंसर आ रहा है, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, और 1 से बड़ा भी कभी नहीं आएगा, और 0 से छोटा भी कभी नहीं आएगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, ऑब्वियस है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका लिखोगे तो 2 आएगा, इंटीजर ही लिख रहे हो। अगर इसका लिखोगे तो 2 आएगा, इसी में माइनस लगा दोगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा एक इंटीजर आता है। कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर ही आएगा। उसका आंसर कभी पॉइंट में नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रल वैल्यू मात्र 0 ही होता है। बताओ ना, 0 और 1 के बीच में इंटीजर कौन है? एक भी नहीं, लेकिन यहाँ 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब अगर फ्रैक्शनल पार्ट का कोई इंटीग्रल वैल्यू संभव है तो वो 0 है खाली, क्योंकि 0 और 1 के बीच में तो कोई इंटीजर आता नहीं है। समझ में आया? तो सारे वैल्यू इसके पॉइंट में ही आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यू सारे पॉइंट में ही मिलेंगे, लेकिन 0 कभी कभी मिलेगा, ठीक है। 0 कभी कभी मिलेगा, वो भी कब मिलेगा? जब किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट आप निकाल रहे होगे। समझ में आया? ठीक है। तो उसी तरह और भी आप एग्जांपल लिख सकते हो बहुत सारे। किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकालते आना चाहिए। सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस, अब माइनस वाला अभी नहीं लिए है ना, प्लस वाला ही लेते हैं। सपोज पाई की बात किया कर दिया जाए, पाई की बात कर दिया जाए तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना। तो पाई का मतलब क्या? 3.14 ये समथिंग होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 0.14, ठीक है, 0.14। अगर और भी आगे डिजिट है तो और भी आगे लिख दो, तो ये हो गया। अच्छा, यही इसी चीज की बात क्या कर दिया जाए तब, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस, मतलब क्या? 2 माइनस का मतलब क्या हो गया बताना? 2 माइनस का मतलब क्या होगा? 1.999999 एंड सो ऑन। ये हुआ ना, इसका आंसर क्या आएगा? 0.999, ठीक है। अगर यही हम 2 प्लस की बात कर दें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? 2 प्लस का मतलब 2.00001, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.00001। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 0.009 है, इसको हम 1 के भी बराबर लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1 आ गया था। अब बोलिएगा कि 1 तो आ गया, आना तो नहीं चाहिए था। अरे एग्जैक्ट 1 थोड़ी है, ये तो इतना आया है ना, इसको तो हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 लिखे है ना, क्योंकि ये क्या है, ये तो यहाँ पर 9999 एंड सो ऑन चलता जाता है, ऐसे ये 9999 आता जाएगा 0.999, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? लिमिट सॉल्व करते वक्त आप, लिमिट का मतलब वही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो यहां से हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 लिख सकते हैं, वही है 0.00001, मतलब 0 के बहुत ही क्लोज है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं। समझ में आया? अब ये मत बोलना कि इसका वैल्यू 1 आ गया, 1 नहीं आएगा कभी, ठीक। 1 एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा, इसको तो मैंने 1 लिख दिए ना, लेकिन 1 आया थोड़ी था। समझ में आया? चलिए, तो ये सारे चीज को हम इरेज करते हैं। माइनस वाला देख लेते हैं ना, माइनस वाला देख लेते हैं। ये तो प्लस वाला हो गया, इसको इरेज करके, और यहाँ पर मैं आपको माइनस वाला चीज बता देता हूँ। देखिएगा, माइनस वाला में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज इसी चीज को -2.3 लिख देते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? तो आप सिंपली देखो, सोचो ध्यान से, ये क्या है कि इतना बराबर क्या लिखोगे? इतना बराबर क्या लिखोगे? यहां से देखना, यहां से देखना, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या लिखेंगे? तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलिए, लिखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? वो वाला नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो वाला नंबर मतलब -2.3 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब -2.3। नहीं आया? बताओ, समझ में आया? फ्रैक्शनल पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर? फ्रैक्शनल पार्ट यहां से निकाल लो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो वो वाला नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ये x की जगह पर ये है -2.3,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -2.3 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका आंसर क्या रहा है -2.3, और ये क्या आएगा, इसका आंसर तो -3 आएगा। बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, -3, तो -3 और माइनस, तो ये +3 हो जाएगा। तो ध्यान दो, तो ये 3.0 है, मतलब 30 में से 23 घटाना है ना। बताओ ना, इसको सॉल्व करो ना यार, जोड़ घटाओ नहीं आता है क्या। 30 में से 23 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा ना, 0.7 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, 0.7, क्योंकि ये 3 माइनस करना है 2.3। समझ में आया, 3 में से कितना को माइनस करना है, 2.3 को माइनस करना है, तो 0.7 आएगा ना प्लस में। समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, अब इतना हर बार नहीं करेंगे। देखिए मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, जैसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 निकालना है ना, तो आप क्या करो कि 1 में से 0.3 को माइनस कर दो। ये है ना, 1 में से, हर बार 1 में से माइनस करो। किसको माइनस करोगे, तो ये पॉइंट के बाद वाला चीज को 1 में से हमेशा माइनस कर दोगे, तो इसका आंसर 0.7 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम पूछे -1.23, ऐसा पूछे, ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देना है, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ -2 रहे या -1 रहे, -10 रहे, -100 रखे, -1000 रखे, या -2002 रहे, -2023 रहे, कुछ भी रहे। समझ में आया, बस 1 में से हर बार माइनस करना है और पॉइंट के बाद वाला चीज माइनस करना है। समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट के बाद वाला चीज माइनस, लेकिन कब, जब ये निगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं तब। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था चाहे इंटीजर था, इंटीजर पर तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0, और अगर पॉजिटिव नंबर था तो बस पॉइंट के बाद वाला चीज लिख देना है सिंपली, वहां तो कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत तब आता है जब यहाँ निगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने जाते हैं। तो निगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकलता है एक्चुअली, तो ये मेथड है, यहां तो निकालते हैं, लेकिन हम इतना मेहनत नहीं करेंगे ना। समझ में आया, अब शॉर्टकट लगेंगे। शॉर्टकट क्या है, 1 में से हर बार किसको माइनस करो, जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, तो 1 माइनस क्या लिख देंगे, 0.23, ठीक है। मतलब ऐसा कर लो कि ये 23 है ना, मतलब ये क्या है 1.00, ये क्या है 1 है, मतलब 1.00 क्या आएगा, मतलब 100 में से 23 घटा दो ना यार, 100 में से 23 घटाओगे क्या आएगा, 1.00 है, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, ये 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और ये 0 बचेगा, ठीक है। तो 0.77 आएगा, बोलो हाँ है ना, आएगा। तो इसका आंसर हो गया 0.77। बताना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9.9, इसका आंसर बताना, ठीक। इसका आंसर क्या करोगे, 1 माइनस 0.9, ये पॉइंट के बाद वाला हटा देना है, ठीक। तो 1 माइनस 0.9 क्या आएगा, 0.1 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -8.2 पूछते हैं, इसका आंसर क्या बोलो, 1 माइनस 0.2 क्या आ गया, इसका आंसर 0.8 आएगा। समझ में आया। इसका आंसर कभी निगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा, मैंने बोला ना कि हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, तो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर निगेटिव नहीं आएगा, चाहे यहाँ निगेटिव नंबर डालो या पॉजिटिव नंबर डालो, चाहे आप पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, चाहे आप निगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, आपको हर बार आंसर क्या मिलेगा भाई, आपको हर बार आंसर मिलेगा पॉजिटिव, इसमें कोई शर्त नहीं है। समझ में आया ना, तो ये हो गया। तो अब मेरे ख्याल से जो है आपको ये तगड़ा हो गया होगा कंसेप्ट। अगर आपने कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात एज सच है नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको समझ में आया क्या, आया, सिग्नम की बता दे क्या, चलो वो भी कभी बाद में पढ़ेंगे, जो भी जरूरत पड़ेगा मैं इसी तरह बताते चलूंगा आपको, सब कुछ फंक्शन भी आप समझ में आ जाएगा, आपको पढ़ते आ जाएगा, ठीक है, मतलब बुझाने लग जाएगा, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया इसका, आई थिंक मैंने यहाँ इरेज कर दिया, अभी लिखे थे ना LHL RHL इक्वल नहीं आया, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका बताना, इसका भी वही निकालेंगे, LHL क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस, मतलब क्या, मतलब क्या 1.99999999 एंड सो ऑन। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.999999, जो कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना, ठीक है। मतलब LHL का वैल्यू 1 आ गया, और RHL का वैल्यू, RHL क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका आंसर क्या लिखोगे 2 प्लस, और 2 प्लस का मतलब 2.000000000 तब तक लिखना है जब तक हाथ थक ना जाए, हाथ थक गया तो 1 लिख देना। इसका आंसर क्या आएगा 0.0000000 एंड सो ऑन 1, ठीक। इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के बहुत क्लोज है ना,
समझ में आया कि नहीं आया? उड़ गया? इसको ग्राफिकली बता दे क्या? टाइम टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया यार, 1 घंटा तो अभी हो गया, तो अगला टॉपिक कैसे चलेगा? ऐसा करते हैं, आज एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इसको मैं और भी डिटेल में बता ही देता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा छोड़ना और अगला टॉपिक को बढ़ना थोड़ा सा बढ़िया बात नहीं है। जब पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा बढ़िया से पढ़ ही लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? आइए, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। देखिएगा, LHL और RHL क्या है? LHL और RHL अलग अलग है ना। यहाँ लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL इक्वल आया क्या? नहीं आया। देयरफॉर क्या बोल देंगे? देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, या इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 2 और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया ना? ठीक है, तो ये सब जो है बकवास की बातें इरेज कर देते हैं और हम इसको ग्राफिकली समझते हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग ही है ग्राफ। ग्राफ से समझना। देखिएगा, ये ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है भाई? तो ऐसा, आपको याद है क्या? सीधेनुमा ग्राफ होता है ना। ठीक, तो देखिए, जीरो पर ग्रेटेस्ट लीनियर का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। और 0.1 पे जीरो ही होता है। 0.2, 0.3, 0.9 तक जीरो, यहां मान लीजिए कि 1 है, यहाँ क्या है? 1, तो 0.9 तक तो जीरो ही मिलेगा। 0.999 रहेगा वहां तक, तो ग्रेटेस्ट लीनियर का वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। और 1 पर क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। मैंने बताया था ना कि ग्रेटेस्ट लीनियर ऑफ जेड क्या होता है? वो जेड के ही बराबर हो जाता है। मतलब जिस नंबर का जिस पूर्णांक का, जिस इंटीजर का ग्रेटेस्ट लीनियर निकालोगे ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर का जीरो होता है। ठीक, तो ये 1 पर जो है ये जीरो नहीं देगा, मतलब यहाँ होल हो जाएगा, और ये 1 दे देगा वैल्यू। 1 पर 1 देगा तो यहाँ डॉट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर है 1, मतलब ग्रेटेस्ट लीनियर का वैल्यू 1 पर 1 मिलेगा। ठीक, और फिर 1 कब तक रहेगा? तो 2 से पहले तक, 2 से पहले तक ग्रेटेस्ट लीनियर का वैल्यू 1 रहेगा। मतलब 1.999 तक ग्रेटेस्ट लीनियर का वैल्यू क्या रहेगा? 2 रहेगा। और 2 पर जैसे ही पहुंचोगे तो 2 पर ग्रेटेस्ट लीनियर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पर ग्रेटेस्ट लीनियर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 है। समझ में आया? और फिर ये 2 कब तक रहेगा भाई? 2 तब तक रहेगा, ये 3 से पहले तक। 2 कब तक रहेगा? 3 से पहले तक 2 रहेगा। और 3 पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो हाँ ना? 3 पर ये क्या हो जाएगा? 3 वैल्यू देगा। समझ में आया? इसी तरह से ये जो है आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आया? अब समझ में आ गया कि नहीं? ये पूरा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और नीचे कैसे? तो नीचे वही बताओ, अगर 0 पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 निकाले, अगर -0.1 निकाले निगेटिव, जीरो से पहले, तो इसका आंसर -1 देगा कि नहीं देगा? ठीक है, तो जैसे ही एकदम इधर आएंगे ना, तो यहाँ -1, यहाँ क्या है? -1 को होल होगा। -1 को होल होगा ना। क्यों होल होगा? क्योंकि जीरो पर तो जीरो मिल रहा है ना, तो जीरो पर तो ये होल होगा ना। जीरो पर जो है -1 वैल्यू थोड़े आएगा, तो यहाँ पर होल होगा। ठीक है, जीरो के जस्ट पहले जैसे आएंगे ना, तो ये -1 आंसर देगा। और -1 कब तक आंसर देगा? तो -1 से पहले तक, x का वैल्यू -1 से पहले तक। और जैसे ही x का वैल्यू -1 रखोगे तो -1 मिल जाएगा। बोलो हाँ ना? क्योंकि इंटीजर है ना, -1 क्या है? इंटीजर। और इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू वही होता है, तो -1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 ही होगा। ठीक, और फिर इसके बाद -1 के जस्ट पीछे आओगे, जैसे -1.23 लिख दिया, चाहे -1.2 ही ले लो ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर -2 हो जाएगा। समझ में आया? तो -1 से अगर हल्का सा भी पीछे आए ना, तो सीधा कहां पहुंच जाएंगे? -2 पर। तो -2 पर, ठीक है, तो -2 पर कहां आएगा ये? फिर ये यहां आ जाएगा। -1 पर जो है वो तो -1 वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ तो क्लोज, यहाँ तो ओपन होगा ना, इस तरह से होल सर्कल होगा, यहाँ पर होल बनेगा। होल क्यों बना?
-1 के सामने मैंने होल इसलिए बनाया है क्योंकि -1 पर तो ये -2 वैल्यू मिलेगा ही नहीं ना, बताओ। x बराबर -1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा, तो यहाँ पर क्लोज और इसके सामने होल होगा, और जस्ट पीछे आओगे -1 से हल्का सा पीछे तो उसका वैल्यू फिर -2 मिलने लगेगा। तो -2 कहाँ तक मिलेगा, और -2 कब मिलेगा, जब x बराबर -2 रखोगे तो -2 मिल जाएगा, बोलो है ना। x बराबर -2 रखोगे तो -2 मिल जाएगा, और फिर उसी तरह यहाँ -3 है तो -3 यहाँ पर ये होल होगा, और फिर x बराबर -3 रखोगे तो फिर इस केस में यहाँ पर डॉट हो जाएगा, क्योंकि एक इंटीजर है, इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, वही हो जाता है। तो इस तरह से ये भी आगे नीचे जाता रहेगा, समझ में आया। इस तरह से ये जो सीढ़ी नुमा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो आप देख लो ना, अभी हमने लिमिट कहां पर निकालना था, 2 पर, x इक्वल टू 2 पर देखो, x इक्वल टू 2 पर LHL देखिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, LHL क्या हो जाएगा, इधर से अप्रोच करिएगा, तो इधर से अप्रोच करिएगा तो ग्राफ कहाँ है, 1 पर है, मतलब LHL का वैल्यू 1 आया। अगर RHL निकालने जाएंगे तो RHL क्या है, राइट साइड से अप्रोच करिए तो राइट साइड पर कहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 हो गया। तो यही तो आ रहा था अभी, LHL 1 और RHL 2 नहीं आ रहा था क्या, आ रहा था ना। तो देख लो, आपको यहाँ किसी भी इंटीजर पर आप निकालोगे ना, अगर किसी भी इंटीजर पर आप अगर लिमिट निकालोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। जीरो पर निकाल के देख लो, x टेंडिंग टू जीरो पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा क्या, -1, और राइट हैंड लिमिट 0 आ जाएगा, क्योंकि जीरो पर ही ग्राफ है, समझ में आया। तो अगर हम यहाँ पर देखें जीरो पर एट x इक्वल टू 0, तो LHL का वैल्यू आ जाएगा -1 और RHL का वैल्यू आ जाएगा 0, समझ में आया। तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी पॉइंट पे देख लो, 3 पर देखो तो LHL आएगा कितना, 2, और RHL आएगा कितना, 3। यहाँ -2 पर देख लो तो LHL कितना आएगा, -3, और RHL कितना आएगा, -2। यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ 0.5 पर, मतलब किसी भी इंटीग्रल पॉइंट नहीं लेंगे, नॉन इंटीग्रल पॉइंट, नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा क्या, तो हाँ करेगा। 0.5 ले लो तो 0.5 पर क्या है, 0.5 पर लिमिट इसका LHL और RHL दोनों जगह यही ग्राफ है, तो 0 आएगा, लिमिट 0 आएगा ना। यहाँ देख लो, जैसे हम इस पॉइंट पर देखते हैं 1.5 पर, 1.5 पर अगर लिमिट देखते हैं तो देखना LHL भी 1 है और RHL भी 1 है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो 1 के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया। तो किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और किसी भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर लोगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक, समझ में आया। और वो किसके बराबर होगा, तो उस पॉइंट के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर। इस पॉइंट का, इसका लिमिट कितना आ रहा है, LHL आ रहा है 1 और RHL भी 1, तो इसका बेसिकली इस पॉइंट के 1.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर ही तो आ रहा है, समझ में आया। जैसे देखना 2.5 ले लेते हैं, चाहे 2.3 ले लेते हैं, 2.3 का अगर हम एट 2.3 की बात करें तो LHL बताइए, LHL क्या होगा, तो इसको इधर से अप्रोच करेगा तो इसका आंसर आ रहा है 2, और RHL अगर बात करिएगा तो इसका राइट साइड से अप्रोच करेगा तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो LHL RHL बराबर है, वो फाइनाइट नंबर के बराबर है, देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, लिमिट जो है, लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आप ध्यान से देखो तो इसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर नहीं आ रहा है, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो आप ऐसे याद कर लो, पहला बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और दूसरा पॉइंट कि किसी भी सारे नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर, सारे नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और वो किसके बराबर होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर। जिस नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर आप लिमिट निकालने जा रहे हो ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो क्या हो गया, उस पॉइंट का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर लिमिट होगा, और वो पक्के से एग्जिस्ट करेगा अगर नॉन इंटीग्रल पॉइंट है तब। समझ में आया कि उड़ गया, समझ में आया ना, चलो ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की, इसके ग्राफ की, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिग्नम की भी बात कर ही लेते हैं, जब नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ना ही नहीं है तो सिग्नम की बात लगे हाथ कर ही लेते हैं, ठीक। तो आइए फ्रैक्शनल पार्ट की थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, देखिएगा। आधा टेढ़ा क्यों बनते हो भाई, कितना प्यार से बनाते हैं, सोच बनना चाहिए। देखो फिर टेढ़ा बन रहा है।
लग रहा है कि अब नहीं बनेगा, ज्यादा नाराज हो गया। ठीक, आई थिंक इट इज बेटर देन पिछले वाला। देखिएगा यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर सपोज मैंने 1 मार्क करे है, तो इतना दूर कहीं इधर भी 1 होना लेना होगा ना, यहाँ 1 और इधर कहीं 2। ठीक, और आगे भी इसी तरह, समझ में आ रहा है ना। और इधर भी इतना कभी ये -1 हो जाएगा, इतना इतना लगभग इतना ही इधर -2 हो जाएगा। बोलो है ना। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 0 पर तो इसका 0 मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट, 0.001 तो उसका 1 ही होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का निकालोगे तो वही आ जाएगा। मतलब 0.999 का निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.999 ही आएगा। लेकिन 1 पर क्या आएगा, 1 पर ये हो जाएगा ओपन, 1 पर कुछ नहीं मिलेगा। 1 पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया। 1 पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। अरे यार y बराबर x का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर x का ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। ये ऐसा इसलिए बनता है कि x का वैल्यू जो लोगे वही y का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू 1 लोगे तो y बराबर भी 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ आएगा 1 पर। फिर 2 लोगे तो 2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 1.5 लोगे तो 1.5 मिल जाएगा y का वैल्यू। तो वही है ना यहाँ, जैसे हम कह रहे हैं कि y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ठीक, तो इसका आंसर अगर 0 और 1 के बीच में x ले रहे हैं, x का वैल्यू 0 लीजिए, चाहे 0.01 लीजिए, चाहे 0.2 लीजिए, 0.3 लीजिए, 0.9 लीजिए, इन सब का वैल्यू 0.99 लीजिए, हर बार इसका वैल्यू यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा ना। मतलब जिस पॉइंट पर जिसका वैल्यू आ जाता है, मतलब y और x दोनों बराबर आ जा रहा है तो y बराबर x लाइन में बनेगा ना। ये बेसिकली अगर x को हम 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, x को 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, तो इसका आंसर तो x के बराबर ही आ जा रहा है ना। मतलब जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट मिल जा रहा है। तो y बराबर x लाइन बनाना है, कहां से कहां के बीच, 0 और 1 के बीच। तो 0 और 1 के बीच मैंने क्या बना दिया, y बराबर x लाइन। और 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जैसे 1 पर x बराबर 1 डाल रहे हैं तो 1 पर 0 आ जा रहा है ना, तो 1 पर तो 0 पर ग्राफ बनेगा, 1 पर ये होल हो जाएगा। समझ में आया, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, y बराबर x लाइन ऐसे। ठीक, और उसी तरह ये 2 पर, ये 1 के सामने, ये 1 के सामने होल होगा। ठीक, अब देखिएगा 2 के सामने भी होल, क्योंकि 2 पर भी 2 क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो फिर से ये अब हाथ से बना रहे तो इतना एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा भाई। जैसे ये सब सारे लाइंस पैरेलल होंगे, जैसे यहाँ मान लो कि 3 है, तो 3 पर ये सामने जो होगा 1 के सामने, वो तो होल बनेगा। तो यहाँ पर होल बनेगा, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ आएगा, ये सारे पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये 3 पर हो गया, 3 पर नॉट डिफाइंड। 3 पर क्या है, 3 पर ग्राफ यहाँ पर है ना, बताओ ना। अगर हम 3 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट पूछते हैं, किसका, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 3 पर देख लो ग्राफ कहाँ है। 3 पर ग्राफ यहाँ तो है नहीं, 3 पर ग्राफ देखो 0 के सामने है, तो 0 आंसर मिल रहा है इसका, होना भी चाहिए। समझ में आया। 2 पर ग्राफ कहाँ है, 2 पर ग्राफ यहाँ तो है नहीं, होल है, मतलब 2 पर ग्राफ देखो यहाँ है 0 के सामने, तो 0 हो जाएगा, 0 पर तो 0 ही है। समझ में आया, तो ये होता है। और उसी तरफ पीछे भी